हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस विनर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने बिरजू महाराज से साक्षात्कार के प्रश्न उत्तर का पार्ट 1 करा था। तो आज की वीडियो में हम बिरजू महाराज से साक्षात्कार का पार्ट 2 करेंगे। इस वीडियो में हम बिरजू महाराज से साक्षात्कार के सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो और समझ भी सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दों की बात का पाठ में आए हुए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए। ये हमें नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। आजीविका, सीमित, प्रशिक्षण, सुंदरता, आधुनिक, पारंपरिक, भारतीय, सामूहिक, शास्त्रीय। आपने इन शब्दों पर ध्यान दिया होगा कि मूल शब्द के आगे या पीछे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बना है। इससे शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। शब्द के आगे जुड़े वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, तो इसमें बोला है शब्द के आगे जुड़े वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। यहाँ पे दे रखा है अदृश्य, तो ये शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्द हैं, तो ये क्या कहलाएगा? उपसर्ग। ठीक है। अदृश्य, आ प्लस दृश्य, तो इसमें आ उपसर्ग जोड़ने से अदृश्य बन गया। जैसे आवरण, आ प्लस वर्ण, आ उपसर्ग जोड़ने से आवरण बन गया। ठीक है। फिर है प्रशिक्षण, प्र उपसर्ग जोड़ने से प्रशिक्षण बन गया। प्र प्लस शिक्षण, प्रशिक्षण। यहाँ पर आ प्रा उपसर्ग है, ये तीनों क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे बताया था शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। और अब यहाँ बताया है कि शब्द के पीछे जुड़ने वाले शब्दांश, ये पीछे जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और मूल शब्द के अर्थ में नवीनता, परिवर्तन या विशेष प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सीमित, सीमा प्लस इत, तो क्या बन जाएगा? सीमित। यहाँ पे इत प्रत्यय जोड़ने से सीमित हो गया। ठीक है। फिर है सुंदरता, सुंदर प्लस ता, प्रत्यय जुड़ गया ता, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सुंदरता। फिर है भारतीय, भारत प्लस ये प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? भारतीय। फिर है सामूहिक, समूह प्लस एक, क्या हो जाएगा इसका? सामूहिक। ठीक है। यहाँ पर इत, ता, ये और एक प्रत्यय है। ये चारों क्या है? इत, ता, ये और एक, ये चारों प्रत्यय हैं। ठीक है। खा, नीचे दो तबले है, एक ये और दूसरा ये। एक में कुछ शब्दांश उपसर्ग व प्रत्यय है, एक में शब्दांश उपसर्ग या प्रत्यय है, वो कि ये वाला है। दूसरे तबले में मूल शब्द है, तो इसमें क्या है? मूल शब्द। ठीक है। इनकी सहायता से नए शब्द बनाइए, तो हमें इनकी सहायता से नए शब्द बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हम गमन में आ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? आगमन। ठीक है। अगर हमने गमन में आ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? आगमन। ऐसे ही हम राष्ट्र में ये प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। ठीक है। इसी तरह अब अगर हम संस्कृति में एक प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक। ठीक है। इसी प्रकार अब और कौन सा देखें? अगर हम कर्म में
सु जोड़ दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुकर्म। ठीक है, फिर हम साधारण में आ उपसर्ग जोड़ दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, असाधारण। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना, ये थोड़ी बहुत वैसी हो रही है। फिर और देखते हैं और कौन सा है। अगर हम खंड में इत प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, खंडित। ठीक है, फिर और देखते हैं। अगर हम श्रम में ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्षमता। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी इसी तरह से करने हैं। मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, आप अच्छे से कर सकते हो और कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का प्रभाव। पाठ में आए नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। फर्स्ट, कुछ कथिक डर गए किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब कुछ भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। मतलब उनकी कला में इतना जोश था कि जो डाकू थे वो भी सब कुछ भूलकर कथिकों की कला में मगन हो गए थे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द इतना उठाकर वाक्य पढ़िए और पहचानिए कि क्या परिवर्तन आया है। इतना उठाकर हमें वाक्य पढ़ना है और पहचानना है कि क्या परिवर्तन आया है। पाठ में आए कुछ वाक्यों में से ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर उन्हें रेखांकित कीजिए जिनके प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया है, उत्तर देखते हैं। उत्तर, इस वाक्य में इतना शब्द के प्रयोग से वाक्य में विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। अन्य उदाहरण मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट, जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे वे अब खाली पड़े थे। सेकंड, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। थर्ड, कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूँ। फोर्थ, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। फिफ्थ, हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। तो फर्स्ट में क्या बताया है, जो डिब्बे थे उसमें 3-4 लाख के हार हुआ करते थे, अब वो डिब्बे क्या है, खाली पड़े हैं। ठीक है, फिर दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा, जब उन्हें भेंट मिलती थी तभी वो गंडा बांधते थे, वैसे वो नहीं बांधते थे। थर्ड एग्जाम्पल में क्या बताया है, कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब वो देखते हैं, कई वर्षों तक, सालों तक जब वो नृत्य सिखाने के बाद देखते हैं तो शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूँ। शिष्य में सच्ची लगन होती है तभी वो गंडा बांधते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ एग्जाम्पल, तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। अगर हम नौकरी में बट जाएंगे, नौकरी में अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारे अंदर जो कला है, मतलब जो डांस का नर्तक वगैरह है, वो हमारे अंदर पूरी तरह से पनप नहीं पाएगा, हमारा ध्यान नौकरी की तरफ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ, हुनर ऐसा खजाना है, हमारे पास जो हुनर है वो एक ऐसा खजाना है जिसे कोई हमसे नहीं छीन सकता है, वक्त पड़ने पर काम भी आता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब है पाठ से आगे, कला का संसार का बिरजू महाराज कथक की पुरानी परंपरा को तो कायम रखा है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। इस कथन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि कथक की प्रस्तुतियों में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं। उत्तर, बिरजू महाराज ने कथक की पुरानी परंपराओं को कायम रखते हुए अपने पारिवारिक
नर्तकों की भाव 9 भंगिमाओं को भी शामिल किया है। ठीक है, 9 भंगिमाओं को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आधुनिक कवियों की, चाहे वह किसी भी भाषा के हों, रचनाओं को लेकर भी कथक नृत्य की प्रस्तुतियां तैयार की हैं। इस प्रकार पारंपरिक शैली के अतिरिक्त उन्होंने नए प्रयोग करते हुए प्रस्तुतियों में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें कि किस चीज में उन्होंने परिवर्तन, वो किस चीज में किस प्रकार के परिवर्तन आए हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए है नी। अब सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। खा, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है? तो हमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है वो बताना है और हमें लिखना है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने सहपाठियों, अभिभावकों, शिक्षकों, पुस्तकालय या इंटरनेट की भी हम सहायता ले सकते हैं। ठीक है, उत्तर लोक नृत्य। पहले मैंने लोक नृत्य बताया, फिर शास्त्रीय नृत्य। फर्स्ट, लोक नृत्य विशिष्ट प्रादेशिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े होते हैं। लोक नृत्य किससे जुड़े होते हैं? विदेशिक और सांस्कृतिक परंपराओं से ये जुड़े होते हैं। सेकंड, लोक नृत्य प्रायः सरल और अनौपचारिक होते हैं। लोक नृत्य क्या होते हैं? सरल होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। इनकी प्रस्तुति आम लोगों द्वारा की जाती है। ठीक है। थर्ड, लोक नृत्य लोकप्रिय और मनोरंजक होते हैं। इन्हें त्योहारों, पारिवारिक उत्सवों आदि में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं शास्त्रीय नृत्य में अंतर। फर्स्ट, शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक और संरचित होते हैं। इन्हें विशिष्ट नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। फिर सेकंड, शास्त्रीय नृत्य प्रायः थोड़ा कठिन होते हैं। इन्हें प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर है थर्ड, शास्त्रीय नृत्य अक्सर आध्यात्मिक और भावनात्मक होते हैं। इन्हें विशिष्ट रागों और तालों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य इन दोनों में मैंने अंतर बता दिए हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। भारत के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, जैसे कि भांगड़ा जो पंजाब में है, गरबा गुजरात में खेला जाता है, लावनी जो कि महाराष्ट्र में। ठीक है। भारत के कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, ये लोक नृत्य है और ये शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में होता है, ओडिसी ओडिशा में होता है और कथक उत्तर भारत में होता है। ठीक है, मैं बोल लोक नृत्य है और यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं, मैंने बता दिए दोनों, है नहीं। फिर आते हैं, इन दोनों प्रकार के नृत्यों में अपनी विशिष्ट विशेषताएं और महत्व है और ये भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से कर सकते हो इस आंसर को। अब आगे देखते हैं। हाँ, बैरगिया नाला जुलूम जोर, ना कथिक नचावे तीन चोर, जब तबला बोले धिन धिन, तब एक एक पर तीन तीन। इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले उपयुक्त पद का उल्लेख है। आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले किसी लोकगीत को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस पाठ में हरिया गांव में गाए जाने वाले उपयुक्त पद है, वो उल्लेख है। तो हमें आप अपने क्षेत्र में गाए जाने वाले, जो हमारे क्षेत्र में गाया जाता है लोकगीत, वो हमें कक्षा में प्रस्तुत करना है। ठीक है। उत्तर, यह अवध क्षेत्र में गाया जाने वाला पारंपरिक टोली गीत है। किसमें? अवध क्षेत्र में गाए जाने वाले पारंपरिक टोली गीत है। जैसे कि होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, सिया के हाथ कनक पिचकारी, लक्ष्मण हाथ अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। ठीक है, तो यहाँ पे अवध क्षेत्र में ये गाया जाता है और ये पारंपरिक टोली गीत है ये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आगे देखते हैं।
अब है साक्षात्कार की रचना। प्रस्तुत पाठ की विधा साक्षात्कार है। सामान्यतः इसे बातचीत या भेंटवार्ता का पर्याय मान लिया जाता है, लेकिन यह भेंटवार्ता से इस संदर्भ में भिन्न है कि इसका एक निश्चित उद्देश्य और ढांचा होता है। यह साक्षात्कार किसी नौकरी या पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए होने वाले साक्षात्कार से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है। प्रस्तुत साक्षात्कार एक प्रकार से व्यक्तिपरक साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य साक्षात्कारदाता के निजी जीवन, उनके कामकाज, उपलब्धियों, रुचि अरुचि, विचारों आदि को पाठकों के सामने लाना है। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त तैयारी, संवेदनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। साक्षात्कार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साक्षात्कारदाता के संदर्भ में कितना शोध किया गया है और प्रश्न किस प्रकार के बनाए गए हैं। अब मैं आपको इस पेज का अच्छे से समझाती हूँ। इस पेज में क्या है, पहले हम समझेंगे साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, मतलब इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। पहले हम समझते हैं साक्षात्कार है क्या। साक्षात्कार किसी व्यक्ति से उसके बारे में सवाल पूछना या जानकारी लेना होता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए कि मान लो अब मैं किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेने जा रही हूँ, मतलब मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ किसी व्यक्ति का, तो मैं उससे सीधे जाकर कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। पहले मैं उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठी करूंगी और सोचूंगी कि मुझे उससे कौन कौन से सवाल पूछने हैं, तो मैं ये सब पहले से लिख कर रखूंगी। ठीक है, फिर उसी तैयारी के आधार पर मैं उससे सवाल पूछूंगी, क्योंकि मैं पहले से मैंने तैयारी वगैरह कर ली कि अब मुझे उस व्यक्ति से क्या क्या सवाल पूछने हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे इंटरव्यू के लिए पहले से तैयारी करना और अच्छे प्रश्न तैयार करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब मैं किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लूंगी तो सोच समझकर उससे प्रश्न पूछूंगी ना। अगर मैंने समझ लो कि मैंने उस व्यक्ति से मैं इंटरव्यू लेने चली गई, मैंने कुछ तैयारी नहीं की, मैंने कुछ क्वेश्चन भी नहीं लिखा, अब मैं उससे उल्टे सीधे सवाल पूछ रही हूँ, तो ये कुछ सेंस नहीं है ना कि अब मैं उससे कुछ भी पूछ रही हूँ। साक्षात्कार वो होता है कि जो मैं पहले से तैयारी करके रखी हुई है मैंने, और उस व्यक्ति से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो इस बारे में दे रखा है बस इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रस्तुत साक्षात्कार के आधार पर बताइए का साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी। तो देखते हैं साक्षात्कार से पहले क्या क्या तैयारियां की गई होंगी। उत्तर फर्स्ट, सर्वप्रथम बिरजू महाराज के विषय में जानकारियां एकत्र की गई होंगी। ठीक है, फिर वे कहाँ रहते हैं, मतलब वो फिर कहते हैं कि कब उपलब्ध हो सकेंगे, कितना समय दे सकेंगे इत्यादि, ये सब है नी। फिर विश्वसनीय सूत्रों से संपर्क करके साक्षात्कार निश्चित किया गया होगा। ठीक है, फिर थर्ड, प्रश्नों की सूची बनाई गई होगी। मैंने आपको बताया ना, तो पहले से मैं प्रश्न लिख कर रखूंगी कि मुझे उस व्यक्ति से क्या क्या पूछना है नी। फिर फोर्थ, विचार विमर्श के पश्चात उन प्रश्नों का चुनाव किया गया होगा जो साक्षात्कार के उद्देश्य को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। खा, आप इस साक्षात्कार में और क्या क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे। हम उस साक्षात्कार में क्या क्या प्रश्न जोड़ना चाहेंगे, देखते हैं। उत्तर, मैं इस साक्षात्कार में बिरजू महाराज शिक्षा दीक्षा, उनके बचपन और युवावस्था के मित्रों, खान पान में उनकी रुचि आदि के बारे में जानने के लिए कुछ प्रश्न जोड़ना चाहूंगा। ये सब प्रश्न मैं जोड़ना चाहूंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त देश दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों पर भी उनका दृष्टिकोण जानना चाहूंगा। ठीक है, यह साक्षात्कार एक सुप्रसिद्ध कलाकार का है। यदि आपको किसी सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक,
घरेलू सहायक या सहायिका का साक्षात्कार लेना हो तो आपके प्रश्न किस प्रकार के होंगे? अगर हमें किसी व्यक्ति का, जैसे कि सब्जी वाले का या रिक्शा चालक, घरेलू सहायक या सहायिका, अगर हमें इनका इंटरव्यू लेना होगा तो हम किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे इनसे, ठीक है? तो वो बताना है हमें। उत्तर: यदि मैं किसी सब्जी विक्रेता का साक्षात्कार लूंगा तो मैं इन प्रश्नों को उससे पूछूंगा कि उसका दिन कैसे शुरू होता है, वह सब्जियों का चुनाव कैसे करता है, खड़े होकर सब्जी बेचने में लाभ है या घूम घुमाकर उसे कैसी कैसी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं, कितनी कमाई हो जाती है, वह संतुष्ट है या कभी कभी यह काम छोड़ देने का मन करता है, कितने बजे तक अपने घर पहुंच जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न रिक्शा चालक या घरेलू सहायिका के उसके पेशेगत और व्यक्तिगत कार्यों के संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। अब है सृजन। आपके विद्यालय में कथक नृत्य का आयोजन होने जा रहा है, ठीक है? आप दर्शकों को कथक नृत्य कला के बारे में क्या क्या बताएंगे, लिखिए। तो हमें लिखना है। उत्तर: फर्स्ट, किस प्रकार की कथक नृत्य कला की प्रस्तुति होने जा रही है उसके विषय में बताएंगे, ठीक है? सेकंड, नृत्य के माध्यम से कौन सी कहानी प्रस्तुत की जाएगी उसकी थीम के विषय में बताएंगे। थर्ड, नृत्य को प्रस्तुत करने वाले कलाकार और उसका सहयोग करने वाले सहयोगियों की जानकारी देंगे। फोर्थ, इसके अतिरिक्त यदि किसी विशिष्ट पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हुई तो उससे संबंधित जानकारी देंगे। तो इस तरह के बारे में हम बताएंगे, ठीक है? मैं प्रश्न इसने आसान बता दूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है? तो ये आप अपनी कॉपी में कर सकते हो अच्छे से। इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। हमें इस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए हमें एक विज्ञापन तैयार करना है, ठीक है? देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है। उत्तर: सम्मानित अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रिय विद्यार्थियों को सूचित करते हुए हमें प्रशंसा हो रही है कि दिनांक 12/4/2025 को दोपहर 2:30 पर संत कबीर विद्यालय के वाटिका सभागार में कक्षा 10 की प्रतिभाशाली छात्रा कुमारी हार्दिक वंसल द्वारा कथक नृत्य की विविध शैलियों में मोहक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया समय पर पधार कर कार्यक्रम का आनंद लें और बच्चों का उत्साहवर्धन करें, ठीक है? तो इस तरह से हम विज्ञापन लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे विज्ञापन आपका तैयार कर दिया है नहीं? यदि इस नृत्य कार्यक्रम में कोई दृष्टिबाधित दर्शक है और वह नृत्य का आनंद लेना चाहे तो इसके लिए विद्यालय की ओर से क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? तो देखते हैं। फर्स्ट, दृष्टिबाधित दर्शक के लिए विद्यालय द्वारा ऑडियो विवरण प्रदान किया जा सकता है जिसमें नृत्य की गतिविधियों, केंद्रीय भाव और संगीत का वर्णन किया जाता है, ठीक है? सेकंड, नृत्य कार्यक्रम से पहले या बाद में दृष्टिबाधित दर्शकों को ब्रेल लिपि द्वारा तैयार नृत्य की मुद्राओं और गतिविधियों को व्यक्त करने वाले कागज को स्पर्श करके अनुभव करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है, ठीक है? थर्ड, दृष्टिबाधित दर्शकों के लिए विशेष सीटिंग व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि ध्वनि प्रणाली के साथ विशेष सीटें, ठीक है? इस प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है। आगे अब हम पढ़ेंगे आज की पहेली।
अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। संगीत में लय को प्रदर्शित करने के लिए ताल का सहारा लिया जाता है। किसी भी गीत की पंक्तियों में लगने वाले समय को मात्राओं द्वारा ठीक उसी प्रकार मापा जाता है जैसे दैनिक जीवन में व्यतीत हो रहे समय को हम सेकंड के द्वारा मापते हैं। ताल कई मात्रा समूहों का संयुक्त रूप होता है। ठीक है, संगीत के समय को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है और ताल कई मात्राओं का संयुक्त रूप है। जिस तरह घंटे में मिनट और मिनट में सेकंड होते हैं, उसी तरह ताल में मात्रा होती है। ठीक है, आज हम आपके लिए ताल से जुड़ी एक अनोखी पहेली लाए हैं। एक विद्यार्थी ने अपनी डायरी में अपने विद्यालय के किसी एक दिन का उल्लेख किया है। उस उल्लेख में संगीत की कुछ तालों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आप उन तालों के नाम ढूंढिए। तो जैसे कि कल हमारे विद्यालय में संगीत और नृत्य सभा का आयोजन हुआ था। उसमें 1-2 नहीं बल्कि 4 कलाकार आए थे। उन कलाकारों में एक का नाम रूपक और दूसरे का नाम लक्ष्मी था। शेष 2 कलाकारों के नाम पता नहीं चल पाए। वे दोनों जब अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए तो दर्शकों से पूछने लगे, तिलवाड़ा, दादरा या झूमरा? दर्शक बोले, तीनों में से कोई नहीं, हमें दीपचंदी और कहरवा पसंद है। दर्शकों की यह बात सुनते ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर दी। तो यह डायरी में लिखा है एक विद्यार्थी ने। ठीक है, फिर अब नीचे दी गई शब्द पहेली में से संगीत की उन तालों के नाम ढूंढकर लिखिए। तो हमें उन तालों के नाम ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं, मतलब लगाने कौन सा सही है। जैसे कि देखते हैं हम, फर्स्ट है रूपक, फिर है लक्ष्मी, फिर है तिलवाड़ा, कहरवा, झूमरा, दीपचंदी ताल, दादरा ताल। पीछे जो ताले दे रखी थी वो यहाँ पे मैंने बता दी हैं। ठीक है, आपको भी इसी तरह से करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं तक। अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।